हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ग्रिड पीजीसीआईएल से वैकेंसी आई हुई है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। इस विषय में आपको पहले ही बता दें कि जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से डिप्लोमा किए हुए हैं, 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म में क्या सैलरी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज है, कैसे पेपर पैटर्न आता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है। सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। आइए बात करते हैं ये कहाँ से आया है। आपको पहले बता दिए कि पीजीसीएल से आया है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, यहाँ से आया है। चलिए अब बात करते हैं इसके वैकेंसी के बारे में। आपको बता दें कि इस डिपार्टमेंट से जो भी वैकेंसी आती है वो जोन वाइज आती है, जोन वाइज या फिर रीजन वाइज आप बोल सकते हैं। जैसे नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट, NR फर्स्ट, NR 2, NR 3, ER 1 मतलब ईस्टर्न रीजन 1, ईस्टर्न रीजन सेकेंड, SR मतलब साउदर्न रीजन फर्स्ट, साउदर्न रीजन सेकेंड, WR मतलब वेस्टर्न रीजन सेकेंड। ये मतलब रीजन वाइज आता है। एक कॉर्पोरेट सेंटर है गुरुग्राम, मनेसर, दिल्ली। तो ये रीजन वाइज वैकेंसी आता है। इसकी ये खासियत होती है इस डिपार्टमेंट की, ये रीजन वाइज वैकेंसी को लाते हैं और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि इस रीजन में इतनी वैकेंसी हैं। ठीक है, अभी देखते हैं किसमें कितना वैकेंसी, सब कुछ देखेंगे। अब यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं ये क्या लिखा है, नेम ऑफ पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनी। अपर एज लिमिट, एज की बात करते हैं, 27 साल होना चाहिए आपका एज। जैसे कि 31/12/2022 तक आप 27 साल के हों, उससे ज़्यादा अगर 31/12/2022 तक आप 27 साल के रहें, इससे ज़्यादा अगर हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। इसका मतलब आपका जन्म 1/1996 के बाद हुआ हो और 31/12/2004 के पहले हुआ हो। आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ से समझ लीजिएगा कि जिनका डेट ऑफ बर्थ, जिनका जन्म 1/1996 के बाद हुआ है वो एलिजिबल हैं, और 31/12/2004 के पहले हुआ है वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप बात करते हैं कोर्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपके पास, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, ये सब इलेक्ट्रिकल के कॉमन ब्रांच है। ये सब भी लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सब ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के कॉमन ब्रांच हैं, इन सब में आएंगे। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है। अब मजे वाली बात यह है कि जिनका इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, जिनका परसेंटेज कम से कम 70% हो, मतलब आपके 3 साल डिप्लोमा मिला के 70% हुआ रहेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेमेस्टर का भी वेटेज आ गया। आपके डिप्लोमा में जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उनका भी वेटेज आ गया। आप लापरवाही करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए आगे आने वाले टाइम में ये नुकसान कर सकता है। 65% आ गया, 69% आ गया, 70 नहीं बन पाया, तो आप देखिए ऐसे फॉर्मों से भरने के लिए चूक सकते हैं। इसलिए आप अभी अगर सेमेस्टर एग्जाम में है तो उस पर अच्छे से फोकस करिए, और मिनिमम कम से कम आप 70% तो आप लाइए ही लाइए। ठीक है, अब देखिए जिसका 70% से कम है वो ऑलरेडी इस फॉर्म से बाहर हो गए, इस वैकेंसी से बाहर हो गए, तो आप लोग क्या करिए, 70% मार्क्स जरूर लाइए। ठीक है, आइए बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बात कर लेते हैं, डाउट तो आएगा ही बच्चों के। जैसे अगर किसी के पास हायर एजुकेशन है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, लाइक बीटेक, BE, MTech, ME, तो ये लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं जब तक इनके पास डिप्लोमा के कोर्स ना हो। अगर ये डिप्लोमा किए रहेंगे तब अप्लाई कर सकते हैं, बिना डिप्लोमा के अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कि सीधा सीधा अगर बात करें तो बीटेक, MTech ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, डिप्लोमा कंपलसरी है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। वही आपसे बताने कि रीजन वाइज वैकेंसी देते हैं। रीजन वाइज वैकेंसी आप देख लीजिए यहाँ पे। NR फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स की ये सब ब्रांच हैं। पोस्ट आईडी यहाँ दे दिया गया है, और वैकेंसी 45/5/3। ठीक है, UR का 19 है, 3 है, 2 है, OBC का 10 है, SC का 9 है, 2 है, 1 है,
ये सब NR1 का पोस्ट डिटेल है, ठीक है। NR2 का पोस्ट डिटेल है। इस PDF को हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप लोग अगर टेलीग्राम पर न जुड़े हों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे या फिर कमेंट कर देंगे, टेलीग्राम का कमेंट कर देंगे, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम सभी चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं, ऐसी वैकेंसी वहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे लोगों के पास जरूर शेयर करिए जिनके लिए यूजफुल हो सकता है, जैसे आपके सीनियर्स हों या फिर जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास आप जरूर शेयर करिए जिससे कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो ये रहा जोन वाइज या फिर रीजन वाइज कैटेगरी वैकेंसियों का। अगर सभी का बात कर लें तो ये आपका है वैकेंसी UR, ठीक है। ये देखते हैं सभी जोन से मिला के बात करें तो UR के लिए ये 104 पोस्ट है, ठीक है। ऊपर से देखते हैं ये UR के बगल क्या था, OBC NCL है। OBC के लिए कितना पोस्ट है, 37 पोस्ट है। और SC के लिए कितना है, 32 है। और ST के लिए 21 है। और ये 17 क्या है, EWS के लिए 17 पोस्ट है, ठीक है। तो ये सब पोस्ट है। अब फिर से देख लीजिए आप, ये 1 मिनट, 211 क्या है, 211 वैकेंसीज हैं। पूरी वैकेंसी कितनी है अब यहाँ समझ में आ जाएगा। पूरी वैकेंसी 211 है, जिसमें से 104 जनरल का है, 37 OBC का है, 32 SC का है, 21 ST का है, 17 EWS का, और ये सब विकलांग लोगों का है, ठीक है। तो ये वैकेंसी का पार्टीशन है। आइए बात करते हैं। अब इसमें यह है कि नेम ऑफ पोस्ट, जो भी पोस्ट रहेगा, जैसे जो सिविल करेंगे, इलेक्ट्रिकल करेंगे, इन सब के लिए क्या क्या अलग से जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कौन कौन से एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। आप नोटिस देख लीजिए इसके बारे में। सैलरी क्या होगी आपकी, फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल आपकी सैलरी होगी 27,500, उसके बाद आपका सैलरी बढ़ के 1,70,500 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये सैलरी का है। रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस, अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन वगैरह की। देखिए, रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, कंसेशन सेल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स, मतलब कि भारत सरकार के द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया है, जो गाइडलाइंस दिया गया है, उसी को फॉलो किया जाएगा। मतलब कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो भी सर्टिफिकेट लगेंगे आपके, सेंट्रल के सर्टिफिकेट लगेंगे, केंद्रीय प्रमाण पत्र लगेंगे, जो भी लगेंगे, ठीक है। आप सेंट्रल में कौन सा कैटेगरी में आते हैं वही यहाँ पे लगेगा। अब बात करते हैं एज की छूट में। एज की छूट के लिए बात कर लेते हैं। OBC NCL कैंडिडेट हैं आप तो 3 साल के लिए आपको छूट दिया जाएगा। OBC SC ST के हैं तो 5 साल के लिए छूट दिया जाएगा। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो 10 साल के लिए छूट दिया जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर या फिर एक्स सर्विसमैन विक्टिम्स राइट्स हैं तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव जो भी होगा उसके द्वारा आपको ये इसमें ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और जो भी सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत आएगा, कुछ जानना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम बता रहे हैं। देखिए, जो कैंडिडेट SC ST के हैं, PWD हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, मतलब कि जो SC ST के हैं और हैंडीकैप्ड हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए फॉर्म के लिए फीस नहीं है, छूट है, फ्री में फॉर्म है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी मतलब एग्जेम्प्टेड, मतलब कि छूट है, ठीक है। तो उनके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा फॉर्म का। सिलेक्शन प्रोसेस और लोगों के लिए शायद 300, अभी आगे डिटेल आगे देखते, ऊपर तो नहीं चला गया, ऊपर नहीं गया है, ठीक है। हम डिटेल में देख रहे हैं नोटिस को, आप लोग परेशान मत होइए। जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया सब कुछ डिटेल में आप डिस्कस करेंगे, और आपको कुछ डाउट होगा तो आप जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट शैल बी scrutinized based on the job specification, relaxation and concession given as per the upload document। मतलब आपका फॉर्म अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, वो एडमिट कार्ड के माध्यम से, ठीक है। रिटन टेस्ट शैल बी ऑब्जेक्टिव होगा। ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 आंसर ऑप्शन, सभी के 4 ऑप्शन रहेंगे ऑफ 2 आवर। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 पार्ट में, 2 घंटे का होगा
2 आवर का होगा और 2 पार्ट में होगा, ठीक है, 2 पार्ट में होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हम इसको पीडीएफ को तो ग्रुप में डाल ही देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं पार्ट 1 में क्या आएगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 में देखते क्या होगा। कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। पार्ट 1 क्या है आपका? टेक्निकल, मतलब आपके ब्रांच से आएगा। टेक्निकल नॉलेज टेस्ट मतलब आपके ब्रांच से आएगा 120 क्वेश्चन, हैविंग स्पेसिफाइड क्वेश्चन फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, मतलब कि आपके ब्रांच से 120 क्वेश्चन आएगा। अगर आप सिविल से रहेंगे तो सिविल के 120 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल के 120 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से 120 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 में क्या है? कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कि एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। इसमें क्या करेगा? 50 क्वेश्चन ऑफ वोकेबलरी, वर्बल कंप्रहेंशन, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब इसमें एप्टीट्यूड टाइप में रहेगा क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन आएगा टेक्निकल, 50 क्वेश्चन आएगा रीजनिंग और एप्टीट्यूड। सीधा सीधा अगर बात करें तो पूरा 170 क्वेश्चन आएंगे। सॉरी, आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स 1 मार्क्स, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर विल बी रिजल्ट इन निगेटिव मार्क्स 1/4। अगर आप कोई रॉन्ग आंसर देते हैं या फिर 2 बार आंसर कर देते हैं, 2 ऑप्शन चूज कर लेते हैं, तो वो क्या होगा? वो गलत माना जाएगा और 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग, ध्यान दीजिएगा 1/4, ठीक है। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन रिटन टेस्ट। अच्छा, इस एग्जाम में कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जो यूआर और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए मिनिमम 30% इन ईच पार्ट, मतलब कि 30% दोनों पार्ट में होना चाहिए सेपरेटली, एंड मिनिमम 40% इन एग्रीगेट। 30% पार्ट 1 में होना चाहिए, 30% पार्ट 2 में होना चाहिए, और दोनों मिला के जो ओवरऑल करेंगे तो 40% आना चाहिए, तभी आप पास होंगे अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस हैं तो। अदर रिजर्व वैकेंसी में अगर की बात करें, अगर आप ओबीसी या फिर SC ST हैं, उसमें आपको मिनिमम 25% इन ईच पार्ट, मतलब पार्ट 1 में 25% और पार्ट 2 में 25% होना चाहिए, और पूरा मिला के 30% आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप 40% और 30% पा जाएंगे तो आपको वैकेंसी आपका चयन हो जाएगा, नहीं। ये आप क्वालिफाई कर लिए, आपका मेरिट में लिया जाएगा, ठीक है, मेरिट आपका बनेगा। अगर नहीं होते तो आपको पहले से हटा दिया जाएगा। अच्छा, अब बात करें 5th पॉइंट का। फाइनल मेरिट ऑफ सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट रिटन टेस्ट 100% वेटेज। जो भी फाइनल मेरिट बनेगा वो आपको रिटन टेस्ट में जो बना हुआ है, जो रिटन एग्जाम है, उसी के बेस पे बनेगा। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है या फिर और कोई मार्क्स कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। प्रॉपर मार्क्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? आपका टेस्ट पेपर पे, ठीक है, टेस्ट पे, मतलब कि CBT पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, एग्जाम पे, प्रॉपर रिटन टेस्ट पे। पेमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की 300 रुपया है, एप्लीकेशन फीस 300 रुपया है, ठीक है, जिसमें SC ST और SC ST वालों के लिए फीस नहीं है। आगे बात करते हैं कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ये डिटेल दिया गया है, इसमें आप देख लीजिएगा। बहुत टफ नहीं है फॉर्म भरना, बहुत इजी है। इसकी ऑफिशियल साइट जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे? यहाँ पे www.powergrid.in, यहाँ पर जाइए, ये एरो बना है ना, करियर सेक्शन पे जाइए, जॉब अपॉर्चुनिटीज पे जाइए, ओपनिंग एंड देन रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे लिखा रहेगा। इस पर क्लिक करिए, फिर आपको वहाँ पे ईमेल आईडी और अल्टरनेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपके पास पहले से होना चाहिए, ठीक है। और स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए 50 KB का, और सिग्नेचर 30 KB का होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा का, ये सब आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरते टाइम पे, ठीक है। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब रहा प्रोसेस, ये सब रहा तरीका, और ये इस वैकेंसी का डिटेल्स रहा। अच्छा, सर्विस एग्रीमेंट है, इसमें कुछ बॉन्ड भी भरा जाएगा, इसको देख लेते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ ट्रेनी विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीगेट बॉन्ड ऑफ 2,50,000 का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। फॉर जनरल एंड OBC एनसीएल कैंडिडेट 1,25,000 का, जो UR रहेंगे उनको 2,50,000 का, एंड 1,25,000 का जो SC ST और PWD के रहेंगे उनके लिए 1,25,000 का रहेगा। कैंडिडेट फॉर सर्विंग द कॉर्पोरेशन ऑफ ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर,
3 साल कम सिलेक्शन होने के बाद 3 साल आपको जॉब करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल पहले जॉब छोड़ रहे हैं तो ये पेनाल्टी आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप जॉब छोड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये एग्रीमेंट है, ये एक एग्रीमेंट करवा रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप कम से कम 3 साल हमको जॉब करिए, हमारे यहाँ जॉब करिए, सर्विस करिए। अगर आप पहले जा रहे हैं तो आपको 2,50,000 और 1,25,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट सेंटर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, NR1 के लिए दिल्ली, जयपुर, देहरादून का है, NR2 के लिए जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ का है, NR3 के लिए लखनऊ, वाराणसी, आगरा का है, ER1 के लिए पटना, रांची का है, ER2 के लिए कोलकाता, सिलीगुड़ी का है, SR1 के लिए हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम है, SR2 के लिए क्या है, बेंगलुरु, चेन्नई और कोच्चि है, WR2 के लिए क्या है, वडोदरा और भोपाल है, CC के लिए क्या है, दिल्ली NCR है। ठीक है, तो ये सेंटर पड़ेंगे यहाँ पे, आप पहले से देख लीजिए। ये आप, इसका मतलब आप किस जोन से जिस जोन में पढ़ेंगे उनका सेंटर इतने में से ही पढ़ सकता है। ठीक है, मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए फिर से एक नोटिस दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME विथ और विथआउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब जो BTech और BE या फिर MTech और ME किए हुए हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है। मतलब जो कंपटीशन है वो केवल डिप्लोमा होल्डर के बीच है। तो आप लोग इसको अच्छे से अप्लाई करिए और इसके लिए लग जाइए। इसका एग्जाम कब होगा उसको भी देखते हैं, इसमें मेंशन किया गया है। एग्जाम हो सकता है इसका फरवरी में हो सकता है, 2023 फरवरी में बताया गया है। आप बात करते हैं लास्ट डेट कब है इसका फॉर्म अप्लाई करने का, 31/12/2022, मतलब कि 31 दिसंबर 2022 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, यही डिटेल्स हैं और कुछ खास नहीं है। जो भी आपको बता होगा, आपको डाउट लगेगा आप उनसे पूछ लीजिए, कमेंट करिए जरूर। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो उसके बारे में हम बता देंगे। इंपॉर्टेंट डेट को एक बार फिर से देख लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें और भूलें ना आप। देखिए, ओपनिंग डेट कब से फॉर्म भरा जा रहा है, 9 दिसंबर 2022 से फॉर्म भरा जा रहा है। क्लोजिंग डेट कब है, 31/12/2022, 31 दिसंबर 2022 को रात को 23:59 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। मतलब कि रात तक भर सकते हैं आप 31/12/2022 के। कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी 31/12/2022 को ये मतलब लास्ट डेट है भरने का। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड ऑन वेबसाइट, ये आपको बाद में बताया जाएगा, सेपरेटली बताया जाएगा कब आपका आएगा एडमिट कार्ड। डेट ऑफ रिटन टेस्ट टेंटेटिव अभी संभावित है फरवरी 2023 में हो सकता है, एग्जैक्ट डेट आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक बार डेट देख लीजिए, लास्ट डेट फॉर्म भरने का कब तक है, 31 दिसंबर तक है, और जो एग्जाम होगा आपको फरवरी में हो सकता है 2023 में। ठीक है, तो ये डिटेल्स रहा हमारी तरफ से आपके लिए। आप इन सब चीज़ों को ध्यान से समझिए और इसको फॉर्म को अप्लाई जरूर करिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने में कोई परेशानी आ रही है तो हमसे आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किस जॉब के बारे में आप जानना चाहते हैं और कोई वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, उसके बारे में बताना चाहेंगे। आपके मन में और क्या डाउट है और क्या आप जानना चाहते हैं जॉब के बारे में, आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में, तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।